हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 सितंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि इओनियन सी को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्रा इस्थमस को लेकर के, तो क्रा इस्थमस को अगर हम मैप में व्यू करें, क्रा इस्थमस मलय पेनिनसुला के नैरोएस्ट पार्ट के रूप में थाईलैंड कंट्री में लोकेटेड है। क्रा इस्थमस के ईस्टर्न पार्ट पर गल्फ ऑफ थाईलैंड और वेस्टर्न पार्ट पर अंडमान सी लोकेटेड है। आप सभी को पता है इस्थमस एक ज्योग्राफिकल टर्म। इस्थमस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस्थमस होता है एक नैरोएस्ट पार्ट ऑफ लैंड बॉडी जो कनेक्ट करता है टू बिग लैंड बॉडीज को और सेपरेट करता है टू वाटर बॉडीज को। क्लास 6 की ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसमें जाकर के आप इन टर्म को, इस्थमस को और स्ट्रेट को जाकर के स्टडी कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम इस मैप को व्यू करने की कोशिश करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में इस एरिया में यहाँ पर ट्रेड के लिए ये रूट जो है जिसको स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के नाम से हम जानते हैं, इसको यूज किया जाता है। तो इसका अल्टरनेट खोजने की कोशिश की गई थी कि जो क्रा इस्थमस है ये नैरोएस्ट पार्ट है, यहाँ पर एक कैनाल जो है वो प्रोजेक्ट की जाए ताकि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है उसका अल्टरनेट ढूंढा जा सके। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो रियलिटी में एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है अभी तक। ओके तो एक क्रास मत से रिलेटेड एक बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। 2023 में अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं और अगर आपको लगता है कि 2023 प्रीलिम्स से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है उस तरीके से कि आप अपने स्टैटिक और करंट अफेयर्स को इस तरीके से डिवाइड कर पाओ कि आपका सिलेबस जो है वो भी कंप्लीट हो पाए और उसके साथ में रिविजन जो है वो भी कंप्लीट हो पाए, तो इसमें हमारे जो मेंटोर हैं वो डेली बेसिस पर आपके सिलेबस को इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि आपका ना सिर्फ स्टैटिक पार्ट, उसके साथ में जो आपका करंट अफेयर्स है, मतलब इंटीग्रेटेड फॉर्म में दोनों ही पार्ट के आप प्रिपेयर यहाँ पर कर पाओगे और प्रीलिम से पहले आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, उसका रिवीजन भी कंप्लीट हो पाएगा। तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं। इसके जो अदर बेसिक फीचर हैं उनको आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेजेंट टाइम में मीटिंग चल रही है उसमें कुछ क्लियरली उन्होंने बात बोली और उन्होंने यहाँ पर अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इश्यू चल रहा है उसको लेकर के स्पेसिफिक उनका स्टेटमेंट ये रहा कि हमें कोशिश की जानी चाहिए और जल्द से जल्द इस एक्टिविटी के ऊपर काम करना चाहिए कि यूक्रेन के साथ में जो क्लैश चल रहा है उसको खत्म किया जा सके। क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो रशिया ने एक तरीके से थ्रेट देने की कोशिश की है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज ने इसी तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट करते रहे, क्योंकि यूक्रेन ने अभी क्लेम किया है कि कुछ एरिया जो है उसने वापस से रीगेन कर लिया है, तो इसी के बेसिस पर रशिया की तरफ से थ्रेट थी कि न्यूक्लियर वेपन, मतलब हमारे पास में जो अलग अलग तरीके के जो वेपन हैं उन सभी को यूज़ किया जाएगा इस वॉर में। तो इसको खत्म करने के लिए इंडिया ने अपनी तरफ से बात बोली है कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर जो भी कंट्रीज है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको अपने लेवल पर कोशिश करनी चाहिए और ये जो भी इशू है उसका एक रिजल्ट निकल करके आए, ये जो वॉर है वो लंबे समय तक ना चलती रहे। तो यहाँ पर एक तो बात इन्होंने ये बोली। दूसरा जो है अगर हम बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में यूएस सपोर्टेड, यूएस लेड एक इनिशिएटिव था जिसमें 26/11 जो मुंबई अटैक हुआ था हमारे इंडिया में 2008 में, जिसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था लश्कर ए तैयबा टेररिस्ट साजिद मीर, उसको बैन करवाने की कोशिश की जा रही थी और उसको चाइना ने एक तरीके से अपोज किया है। तो इसी इशू को लेकर के भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला कि जो भी टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ एक कंट्री को इफेक्ट नहीं करती है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो ग्लोबली लेवल पर सभी को इफेक्ट करती हैं। तो एक तरीके से हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने रशिया और चाइना का नाम लिए बिना इन दोनों स्टेट्स से
इन दोनों इश्यूज के ऊपर टारगेट करते हुए और इन दोनों कंट्रीज को टारगेट करते हुए कोशिश की है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो रशिया यूक्रेन जब से वॉर स्टार्ट हुआ है पहली बार इंडिया का इस तरीके का स्टर्न जो स्टेटमेंट है वो देखने को मिला है कि ये जो वॉर है इसका जो रिजल्ट है वो कंप्लीट होना चाहिए और एक तरीके से डिस्कशन होना चाहिए कि ये जो इशू है वो काफ़ी लंबे टाइम तक ना चले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, एक ऑर्गेनाइजेशन, और इसको लेकर के इसके जो भी अलग अलग पॉइंट्स थे, अलग अलग जो भी इसकी ऑफिसेज थी, उसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और ईडी की कुछ छापेमारी हुई जिसकी बेसिस पर कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। ओके, यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरीके से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व अपने आप को शो करता है जिसकी वजह से हमारी कंट्री में इंटरनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा क्लैश और इशू दिखाई देते हैं। अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ऐसा बोलते हैं कि 2007 में इसको क्रिएट किया गया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को, और इससे पहले सर्दर्न इंडिया में थ्री स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको एक तरीके से मर्ज करके पीएफआई को 2007 में बनाया गया था। ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन थे इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वहाँ की जो पॉलिटिक्स है इन सभी में भी इन्वॉल्वमेंट शो हो, लेकिन पीएफआई ने कभी भी जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश नहीं की। तो ऐसा बोलते हैं कि 2009 के टाइम में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, उससे पहले जो था वो सिमी था, सिमी जिसको बैन कर दिया गया इंडिया में, इस्लामिक मूवमेंट, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, एक तरीके से हमारे इंडिया में जो माइनॉरिटीज़, दलित और मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज़ थे उनके लिए पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन था। पीएफआई ने हालांकि इसमें पॉलिटिक्स में कभी पार्टिसिपेट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर हम बात करें तो 2009 में एक पॉलिटिकल आउटफिट जिसको बोलते हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, वो इमर्ज होकर के आती है और एक तरीके से कोशिश करती है कि जो भी रिप्रेजेंटेशन सिमी के द्वारा दिया जाता था मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को, उनको ये देने की कोशिश करे। तो ये पीएफआई के ऊपर कुछ एक देखने को मिले हैं कि कुछ इन्वॉल्वमेंट इस तरीके का इलीगल उनका देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, एक सेकेंड, हाँ, पेज नंबर 8 पर फर्स्ट आर्टिकल है। देखो, प्रेजेंट टाइम में युवा जन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी जो प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश के ऊपर रूल कर रही है, तो इन्होंने अपना एक परमानेंट प्रेसिडेंट डिक्लेयर करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि प्रेजेंट टाइम में जो चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, वो ही जो इनके इस पार्टी के एक परमानेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन रह सके। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनका ये जो आइडिया है परमानेंट प्रेसिडेंट का, उसको रिजेक्ट कर दिया है। इसका बेसिक रीजन ये है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये बोलना है कि देखो, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो हैं ये पार्टीज़ जो लोकल एरिया पर हैं, नेशनल लेवल पर हैं या फिर स्टेट लेवल पर हैं, ये पार्टीज़ ही अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब इन्हीं पार्टीज़ के जो कैंडिडेट हैं उनको लोगों के द्वारा जिताया जाता है और फिर जो हमारी असेंबली और पार्लियामेंट है वहाँ पर जाकर के वही लोग अपने आप को, हम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस आर्टिकल में बताया गया है, इलेक्शन कमीशन का ये बोलना है कि डेमोक्रेसी जो हमारी कंट्री में है उसको अगर हमें सर्व करना है तो वो पार्टीज जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, इलेक्शन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करती हैं, तो पहले उनके लेवल पर जो डेमोक्रेसी है उसको रेगुलेट किया जा सके। तो अगर आप एक ही प्रेसिडेंट को वहाँ पर फॉलो करोगे अपनी पार्टी में, तो जो डिक्टेटरशिप है वो रेगुलर होगी। दूसरा, अगर हम बात करें तो एक जो इवोल्यूशन होना चाहिए टाइम के साथ में, जो रिवोल्ट देखने को मिले उस पार्टी में, वो नहीं देखने को मिलेगा, और जो एक स्टेगनेंट फॉर्म में सेम आइडियोलॉजी, सेम व्यूज़ के साथ में वो जो पार्टी है वो चलती रहेगी। और डेमोक्रेसी जो है वो एक तरीके से पीपल के जो भी उनके ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी को सर्व करने के लिए काम करता है। तो आपका सबसे पहले आप इंटरनल लेवल पर अपनी डेमोक्रेसी को रेगुलेट कीजिए, तभी जाकर के जो हमारी कंट्री लेवल पर जो डेमोक्रेसी है, जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, उसको हम रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको रेगुलेट करने के लिए अपने अलग अलग कोशिश की है, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर सेक्शन 29A के अंडर उन्होंने क्लियरली बोला है पार्टीज़ को
to conduct election and to ensure that their leadership is renewed, changed or re-elected every 5 years। लेकिन इसको लेकर के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन परमानेंटली तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन क्लियरली बोला है कि आप अपने इंटरनल लेवल पर जो अपनी डेमोक्रेसी है उसको मेंटेन करोगे, और वो मेंटेन करने के साथ में आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक तरीके से एस्टेब्लिश रह पाए। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि कमीशन के पास में कोई भी स्टेचुरी पावर नहीं है ताकि वो जो पार्टीज हैं उनके इंटरनल लेवल पर डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट कर सके। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस तरीके का टूल होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास में, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज में इस तरीके का डेमोक्रेसी को आप इंश्योर करोगे, ट्रांसपेरेंसी को आप इंश्योर करोगे, तभी जाकर के जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारी कंट्री के वो क्या हो पाएंगे, सर्व हो पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आर्टिकल है सेंसस को लेकर के। इस आर्टिकल में बताया गया है कि यूएस में कुछ इशू हो रहा था 1850 से 1860 के बीच में, और वहाँ पर वहाँ की पॉपुलेशन को बेसिस पर सेंसस जो कंडक्ट हुआ उसमें जो डाटा निकल करके आए, तो एंटी स्लेवरी जो कैंपेन था उसमें एक तरीके से कोशिश की गई सपोर्ट बनाने के लिए कि जो भी स्लेवरी को अबोलिशन हमें करना है तो यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन है उन सभी को इंक्लूड किया जा सके, और ये सारी चीज़ें सामने आ सके। सेंसस कंडक्शन के बेसिस पर सारे डाटा सामने आ पाते हैं। अब यहाँ पर इंडिया के पर्सपेक्टिव में इस आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो हमारे इंडिया में पहली बार 1872 में इंडिया की फर्स्ट सेंसस कंडक्ट करवाई गई थी, लेकिन सिंक्रोनस वे में अगर हम देखें तो 1881 में फर्स्ट सेंसस कंडक्ट करवाई गई थी, और उसके बाद में 1881 से 2011 तक ये जो सेंसस है वो हर 10 साल में, मतलब हर डेकेड बेसिस पर इसको कंडक्ट करवाया गया। लेकिन कोविड के टाइम में अभी 2021 के लिए जो सेंसस कंडक्ट होने वाली थी उसमें ये जो सेंसस कंडक्शन है इसमें कुछ इशू देखने को मिले। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो कोविड के टाइम में हमने बहुत सारे इलेक्शन देखे हमारे कंट्री में, चाहे स्टेट लेवल पर देखो और या फिर अदर रीजनल लेवल पर देखो, तो ये जो भी स्टेट में जो भी इलेक्शन कंडक्शन करवाया गया था पॉपुलेशन बेसिस पर, जब सेंसस कंडक्ट करवाने का जो प्रोसीजर था उसमें क्या था कि कोई पर्सन जो है वो आपके डाटा कलेक्ट करता, उन सभी को मर्ज किया जाता और जो बेसिक जो एक डाटा है वो रिलीज किए जाते। उससे हमारी कंट्री का किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, किन किन एरिया में डिक्रीज देखने को मिल रहा है, कहाँ पर एजुकेशन को हेल्थ को लेकर के इशू हैं, इन सभी के ऊपर फोकस किया जा सकता था। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो जो सेंसस कंडक्ट करवाने से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला है। अगर हम बात करें तो 1961 से 1971 के बीच में जब सेंसस कंडक्ट हुई तभी हमें जाकर के ये पता चला कि सोसाइटी में मेल चाइल्ड के लिए ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसकी वजह से गर्ल चाइल्ड की जो है वो हत्या हो रही है, और उसकी वजह से हमें ये भी देखने को मिला कि सेक्स रेशियो जो है उसमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट की और फिर उसका रिजल्ट निकल करके आया। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बोलने का क्लियरली मतलब ये है कि जब इतनी पॉलिटिकल जो भी रैलीज हैं वो ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं कोविड के टाइम में, तो सेंसस कंडक्ट करवाने में कोई भी इशू नहीं था। सेंसस कंडक्ट होता तो हमारे जो क्लियरली डाटा हैं वो हमारे सामने होते, उन डाटा का हम यूज़ करते हैं हमारी सोसाइटी के अपग्रेडेशन के लिए, वो सारे पॉइंट्स जिनमें इशू हैं तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करते। यहाँ पर अदर कंट्रीज़ के बारे में भी बताया गया है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें काफ़ी लंबे टाइम से सेंसस कंडक्ट नहीं हो पा रही है, तो उनके रिजल्ट की अगर हम बात करें जिसमें अफगानिस्तान है और भी अदर कंट्रीज़ हैं, तो उनके इशू आप देख लीजिए कि किस तरीके से डिग्रेड स्टेज में वो कंट्री जा रही हैं। तो कोशिश की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द जो सेंसस है वो कंडक्ट करवाई जा सके ताकि हर एरिया के ऊपर हम फोकस कर सकें और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज भी इम्प्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो किर्गिस्तान और तजिकिस्तान जो कंट्री है उनके बॉर्डर एरियाज में जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले तो आप मैप देखिए, जो हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उन्हीं में से है किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। तो यहाँ पर उनका ये जो बॉर्डर एरिया है लगभग 1000 किलोमीटर लंबी बॉर्डर एरिया है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वहाँ पर इशू देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सोवियत एरा के टाइम में ही आफ्टर यूएसएसआर का डिग्रेडेशन देखने को जब मिला तो उसके बाद में इसको एस्टेब्लिश किया गया अदर कंट्रीज़ के रूप में, यहाँ पर डिविडेशन देखने को मिला। तो इन कंट्रीज़ में तभी से लेकर के ये इशू चलता आ रहा है।
तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि दोनों ही कंट्रीज की तरफ जो है वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी तरफ इशू देखने को मिल रहे हैं। वैसे अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान और तजिकिस्तान किर्गिस्तान और तजिकिस्तान जो कंट्री है इनके बॉर्डर एरियाज में वाटर शेयरिंग को लेकर के और जो भी लैंड रिसोर्सेज हैं उनको लेकर के काफ़ी लंबे टाइम से इशू चलता आ रहा है। और प्रेजेंट टाइम में भी यही प्रॉब्लम है कि तजिकिस्तान में जो एनिमल्स हैं उनकी संख्या इंक्रीज हो गई है, लेकिन जो लैंड एरिया है फॉर ग्रेजिंग वो डिक्रीज होता जा रहा है, वो उसकी संख्या कम है। तो वो चाहते हैं कि बॉर्डर एरियाज में किर्गिस्तान की तरफ जो भी लैंड एरिया है, जो भी वहाँ पर ग्रेजिंग एरिया है, उसको अवेलेबल करवाने की कोशिश की जाए और इसी को लेकर के इशू देखने को मिल रहा है। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो भी प्रॉब्लम है दोनों कंट्री के बीच में, उसमें हमें कोशिश की जानी चाहिए कि जो भी हमारे एल्डर्स हैं, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो एक तरीके से मीडिएशन का रोल प्ले करते हैं, उसी के बेसिस पर इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। इसके अलावा जो भी दोनों कंट्री के बीच में जो भी लैंड एरिया है उसका एक परमानेंट डिमार्केशन होना चाहिए और उसी के बेसिस पर दोनों कंट्री को एक दूसरे के जो भी इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स हैं या इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं उनको एक तरीके से सपोर्ट करते हुए अपना एग्जिस्टेंस को यहाँ पर रखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो मुस्लिम कम्युनिटी की एक एक्टिविटी के बारे में है। उनकी एक ट्रेडिशन फॉलो की जाती है, जैसे कि ट्रिपल तलाक था, सेम इसी तरीके से निकाह हलाला उनमें होता है। ट्रिपल तलाक इंस्टेंट तलाक का जो प्रोसीजर होता था। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो कुरान है, जो एक होली बुक है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, उसमें कहीं भी ट्रिपल तलाक के बारे में नहीं बोला है। हालांकि निकाह हलाला के बारे में उसमें बोला गया है। निकाह हलाला एक प्रोसीजर होता है जिसमें लगभग एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है उसके गैप होता है दो, मतलब अभी एक बार तलाक बोला गया, दूसरा तलाक जो वर्ड है वो यूज़ किया जाएगा जिसमें बीच में एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर निकल जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर इस पीरियड में दोनों जो पार्टनर हैं वो एक साथ में दोबारा रहना स्टार्ट कर देते हैं तो इसमें दोबारा से उस वाइफ को अपने हस्बैंड के पास वापस से आने के लिए कोई दूसरी शादी नहीं करनी होती है। अभी प्रोसीजर क्या होता है कि निकाह हलाला में अगर तलाक मिल जाए लेकिन फिर वो ही पार्टनर आपस में शादी करना चाहें तो उसमें पहले विमेन को किसी और से शादी करनी होती है, फिर वहाँ पर उनको तलाक लेना होता है, तब जा करके वो उस पर्सन से दोबारा से शादी कर पाती है। लेकिन अगर निकाह हलाला का जो कुछ बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें दोनों पार्टनर अगर दोबारा से एक साथ में रहने लग जाएं तो इसमें जो थर्ड पार्टी है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर कुछ पिटीशन डाली गई है निकाह हलाला को और नलीफाई करने के लिए कि जो वीमेन हैं उनके राइट्स जो हैं उससे वायलेट होते हैं और एक तरीके से जो भी इशू है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। यहाँ पर तो पिटीशन में ये भी क्लियरली बोला गया है कि हमारे इंडिया में जो भी पॉपुलेशन है उनके लिए सेम जो है वो रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए, जैसे कि मैरिज को लेकर के, डाइवोर्स को लेकर के, प्रॉपर्टी सेपरेशन को लेकर के, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके कॉमन रूल्स होने चाहिए सभी कम्युनिटीज़ के लिए। अब इसको सुनवाई की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। अब इसमें क्या रिजल्ट निकल करके आएगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है जो अभी हमने फ्रंट पेज पर ही डिस्कस किया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में, उसी में बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर इकोनॉमिक, यहाँ देखो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो रिजर्वेशन यहाँ पर देने की कोशिश की उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये बोली कि आपने बोला कि जो वीकर सेक्शंस हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको एक तरीके से यहाँ पर जस्टिस देने की कोशिश की जा रही है और उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ लाने की, खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। तो पिटिशनर ने यही पिटिशन डाली गई थी कि ये जो आप बोल रहे हो कि ये वीकर सेक्शन है और इनका हम अपग्रेडेशन चाहते हैं, तो इसमें आपने SC ST OBC इनको तो इंक्लूड ही नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये अलग क्राइटेरिया है, आपको तो अलग दे रखा है ना रिजर्वेशन, ये अलग क्राइटेरिया है। तो उन्होंने बोला कि फिर इक्वलिटी की आपने कहाँ बात की। आप सभी को पता है कि रिजर्वेशन की अगर हम बात करती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए बोला गया है। और यहाँ पर ये डाटा रख रखे हैं कि हमारे जो इंडिया की पॉपुलेशन अगर हम देखें तो उसमें ST की पॉपुलेशन अगर हम देखें
तो उसमें मोर देन 40% एसटी पॉपुलेशन जो है वो एक तरीके से काफ़ी बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली बेसिस पर काफ़ी वीकर है। और रिजर्वेशन दिया गया है एसटी कम्युनिटी को 7.5%, मतलब उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पर जो रिजर्वेशन है वो तो कम है। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसमें भी आपको रिजर्वेशन देने की कोशिश की जानी चाहिए, तभी जा करके जो रियलिटी में जो वीकर सेक्शन है उनके अपग्रेडेशन के लिए काम किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है कि ज्ञानव्यापी जो मॉस्क्यू है उसको लेकर के इशू चल रहा था। वहाँ पर हिंदू वीमेन ने पिटिशन डाली कि यहाँ पर उस टेम्पल है और उस टेम्पल के में पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए भी उन्होंने अपने परमिट की मांग की है। तो इसमें जो मुस्लिम जो भी कमेटी थी उन्होंने नलीफाई कर दिया। तो यहाँ पर अब बोला गया है कि जो ज्ञानव्यापी जो मॉस्क्यू है उसकी कार्बन डेटिंग की जाएगी और कार्बन डेटिंग के बेसिस पर यहाँ पर जो टेम्पल है और जो मॉस्क्यू है उनके रेलेवेंस को निकाल करके कोशिश की जाएगी कि दोनों में जो अगर हम देखें तो अर्लियर स्टेज में किसका फॉर्मेशन देखने को मिला था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, देखो कार्बन डेटिंग क्या होता है। कार्बन डेटिंग एक प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर में जो भी आपके पास में मोन्यूमेंट्स हैं या जो भी हैं उनके कुछ रेलिक्स को यूज़ किया जाता है और इसमें उनकी जो भी एक तरीके से एज जो है उन रेलिक्स की उसके बारे में पता करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है 14 पर। देखो अभी हमारे इंडिया में चिल्ड्रन को लेकर के रेगुलर करने के लिए कोशिश की जाती थी, तो उसके लिए एक हेल्पलाइन थी 1098। अभी 1098 को मर्ज करने की कोशिश की जा रही है जो हमारी नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन है 112 में। पहले जो ये 1098 है इसको चलाने का काम गवर्नमेंट और एनजीओ में शामिल था चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, ये मिलकर के इसको काम कर रहे थे। लेकिन अभी ये बोला गया है कि जो वो एनजीओ का पार्टिसिपेशन है वो इसमें नहीं रखा जाएगा और गवर्नमेंट के द्वारा ही इसको गवर्न करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर एक लैंसेट पैनल ने अपनी रिपोर्ट रखी है। उन्होंने बोला है लैंसेट कमीशन ऑन लेसन फॉर द फ्यूचर फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑन सितंबर 14। तो ये कोविड-19 से हमें क्या क्या लेसन सीखने को मिलते हैं ताकि आने वाले टाइम में जो इशू है इस तरीके के पेंडेमिक वो ना देखने को पड़े। तो यहाँ पर इसमें बोला गया है कि देखो पेंडेमिक के टाइम में WHO को जो अपना काम करना चाहिए था, मतलब जितना जल्दी इसको डिक्लेयर करना चाहिए था एज ए पेंडेमिक, वो नहीं डिक्लेयर किया। और भी अदर जो उनकी एडवाइजरी है वो काफ़ी लेट डिक्लेयर हुई जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिली। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखिए फॉरेन पेज पर। और अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है उसमें यूक्रेन की तरफ से भी बात रखी गई है कि जो रशिया है जिन्होंने थ्रेट देने की कोशिश की है कि न्यूक्लियर अटैक हो सकता है उसको एक तरीके से रोकने की कोशिश करे। और यहाँ पर यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्लियरली बोला है कि वर्ल्ड लेवल पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये आज के हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हमारे जो अदर इनिशिएटिव है जैसे कि हम क्लास 6 से NCERT आपके लिए लेकर के आए हैं, ताकि हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी जो कंप्लीट NCERT है इसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक है वो आपकी कंप्लीट करवाई जाए प्रीलिम्स 2023 से पहले, ताकि आपकी जो कंप्लीट स्टडी है उसमें वोल्केनो IAS आपका सपोर्ट कर सके। तो अभी हमने हिंदी और इंग्लिश में जो भी स्टार्टिंग की NCERT है वो अपलोड की है, उन वीडियोज़ को आप जाकर के व्यू कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारा करंट अफेयर्स डेली बेसिस जो Q&A सीरीज रहती है उसको भी आप जाकर के व्यू कर सकते हो। उसमें बहुत सारे फैक्ट्स बेसिस पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है मैक्सिमम टाइम जो है वो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, मतलब इनडायरेक्टली जो है वो आपका करंट अफेयर्स भी यहाँ पर प्रिपेयर होएगा, साथ ही साथ करंट अफेयर को स्टैटिक पार्ट से कवर करके भी यहाँ पर आपका कंप्लीट करवाने की कोशिश की जाती है। तो आप हमारे जो इनिशिएटिव हैं उनको जाकर के व्यू कर सकते हो। ओके, थैंक यू।